केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने दावा किया है कि सरकार ने कई फार्मा कंपनियों से चर्चा करने के बाद इसी साल दिसंबर के आखिर तक सभी लोगों को टीका लगाने की कार्य योजना तैयार कर ली है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने कहा कि इसके लिए वैक्सीन की 250 करोड़ डोज का उत्पादन करना होगा। इस बीच सरकारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 1,32,788 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान कोरोना संक्रमित 3,207 मरीजों ने दम तोड़ा है। वहीं 2 लाख से अधिक कोरोना मरीज बीते 24 घंटे के भीतर ठीक भी हुए हैं। पूरे देश में इस समय कोरोना संक्रमण के लगभग 18 लाख एक्टिव केस हैं और करीब 22 करोड़ लोगों को अभी तक कोरोना के टीके लग चुके हैं। कोरोना संक्रमण से होने वाली मौतों के दैनिक आंकड़ों में पिछले कुछ समय से गिरावट आई है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी IMA के मुताबिक कोरोना की दूसरी लहर के दौरान भारत में 594 डॉक्टरों की मौत हुई है। सबसे ज्यादा मौतें राजधानी दिल्ली में हुई। दिल्ली में दूसरी लहर के दौरान 107 डॉक्टरों ने दम तोड़ा। बिहार इस मामले में दूसरे नंबर पर है, जहां दूसरी लहर के दौरान 96 डॉक्टरों की मौत हुई है। तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है, जहां 67 डॉक्टरों की कोरोना की वजह से जान गई है और ये सारे आंकड़े सरकारी आंकड़े हैं। इस बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में सबसे पहले मिले डेल्टा वेरिएंट को लेकर चिंता जताई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना महामारी पर अपने साप्ताहिक अपडेट में कहा है कि भारत में इस समय कोरोना संक्रमण के अधिकतर मामले डेल्टा वेरिएंट के ही हैं। सुशील नेपाल हमें अमेरिका से सुन रहे हैं। सुशील जी, अमेरिका में किस जगह से सुन रहे हैं, अगली बार ये भी बताइएगा। इसी तरह हिरेन पटेल लंदन से हमें सुन रहे हैं। अली अकबर नेपाल में बीरगंज से हमें सुन रहे हैं। राजेंद्र चतुर्वेदी सिंगरौली मध्य प्रदेश से। रमेश गर्ग बाड़मेर राजस्थान से। लालजी साहू झारखंड से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नांदेड़ महाराष्ट्र से यूपी काम्बेल, काछी बड़ौदा धार मध्य प्रदेश से शरीफ पटेल हमें लगातार सुन रहे हैं। संपत जांगीड़ राजस्थान में डीडवाना से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज उनियाल कह रहे हैं कि उनका नाम कार्यक्रम में शामिल कर लिया जाए। पंकज जी, आपका नाम तो शामिल हो गया, लेकिन ये भी तो लिखिए कि आप कहाँ से सुन रहे हैं हमें। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस से इलाज के लिए चीन में बने एक अन्य टीके के भी आपातकालीन इस्तेमाल के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। ये टीका चीन की फार्मा कंपनी सिनोवैक ने तैयार किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इससे पहले चीन की सिनोफार्मा के टीके को इसी तरह की अनुमति दी थी। bbchehindy.com की खबर सुनिए विशाल शुक्ला से। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने तमाम देशों, एजेंसियों और समुदायों को भरोसा दिया है कि ये टीका सुरक्षा और प्रभाव के लिहाज से अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरा उतरता है। इस टीके को आपातकालीन मंजूरी मिलने से अब इसे कोवैक्स कार्यक्रम के तहत भी इस्तेमाल किया जा सकेगा, जिसका उद्देश्य समान रूप से सभी के लिए टीकों को उपलब्ध कराना है। ये वैक्सीन हालांकि पहले से ही कई देशों में इस्तेमाल हो रही है। इसे 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को दिया जा सकता है। इस वैक्सीन की 2 डोज लेनी होंगी। दूसरी डोज पहली डोज लेने के 2 से 4 सप्ताह बाद लग सकती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि आपातकालीन मंजूरी का मतलब है कि ये वैक्सीन सुरक्षा, प्रभाव और सभी अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करती है। अध्ययनों से पता चलता है कि जिन लोगों को सिनोवैक वैक्सीन लगाई गई थी, उनमें आधे से ज्यादा लोगों में बीमारी के लक्षण नहीं आए और वैक्सीन लेने वाले जिन लोगों पर अध्ययन किया गया, उनमें से किसी में भी गंभीर लक्षण नजर नहीं आए और उनमें से किसी को भी अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं पड़ी। इस वैक्सीन को मंजूरी मिलने के बाद ये उम्मीद की जा रही है कि इससे कोवैक्स कार्यक्रम को मजबूती मिलेगी, जो कि फिलहाल वैक्सीन आपूर्ति की समस्या से जूझ रहा है। स्वास्थ्य उत्पादों के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन की सहायक महानिदेशक डॉक्टर मरियांजेला सिमाओ ने कहा, दुनिया को कोविड-19 के कई टीकों की जरूरत है ताकि पूरी दुनिया में मौजूद असमानता को दूर किया जा सके। हम दवा बनाने वालों से अनुरोध करते हैं कि वो कोवैक्स में साझेदारी करें, अपनी जानकारी और डेटा साझा करें, जिससे इस महामारी पर नियंत्रण पाया जा सके। वैक्सीन की वैश्विक कोवैक्स साझेदारी के लिए WHO की मंजूरी जरूरी होती है, तभी टीके की सप्लाई हो सकती है। चीन के साथ साथ चिली, ब्राजील, इंडोनेशिया, मेक्सिको, थाईलैंड और तुर्की समेत
कई देशों में पहले से ही ये वैक्सीन दी जा रही है। वैक्सीन बनाने वाली कंपनी सिनोवैक का कहना है कि उसने मई महीने के अंत तक देश और विदेश में करीब 60 करोड़ से ज्यादा खुराक की आपूर्ति की है। सिनोवैक की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे एक स्टैंडर्ड रेफ्रिजरेटर में 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पर स्टोर किया जा सकता है। इसका सीधा मतलब यह है कि यह वैक्सीन विकासशील देशों के लिए काफी उपयोगी साबित हो सकती है, जो दूसरी बहुत सी वैक्सीन को बेहद कम मानक तापमान पर स्टोर कर पाने में अक्षम हैं। ये मंजूरी ऐसे समय में मिली है जब WHO, विश्व व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक के प्रमुखों ने महामारी को समाप्त करने के लिए मदद के तौर पर $50 अरब निवेश की अपील की है। इस संयुक्त बयान में इन सभी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने कहा है कि दुनिया एक खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है और टीकों की पहुंच में असमानता ने महामारी को और बढ़ाया है और इसकी कमी के कारण कईयों ने अपनी जान गंवाई है। इन संस्थाओं ने वैक्सीन उत्पादन, ऑक्सीजन आपूर्ति और कोविड के उपचार के लिए वित्तीय निवेश का आह्वान किया है। उन्होंने इस बात का आश्वासन भी दिया है कि ये मदद समान रूप से वितरित की जाएगी। जानकारी दे रहे थे विशाल शुक्ला। और अब बात उत्तर प्रदेश की राजनीति की, जहां भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने जिस तरह से एक के बाद एक कई बैठकें की हैं, उससे कई अटकलों का बाजार गर्म हुआ है। बहुत कुछ है जो बाहर से दिख नहीं रहा, लेकिन जानकार इसके पीछे गहरे निहितार्थ देख रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ समीरात मिश्र। उत्तर प्रदेश में पिछले 2 हफ्ते से जिस तरह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी के केंद्रीय नेताओं की बैठकों का दौर चल रहा है, उससे यूपी की राजनीति में हलचल मची हुई है। सरकार और संगठन में बदलाव की संभावनाओं के बीच दोनों स्तरों पर नेतृत्व परिवर्तन तक की चर्चा जोर शोर से हो रही है। हालांकि जानकारों को इसके बावजूद किसी बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं दिख रही है, लेकिन इन सब के बीच यूपी की राजनीति में एक महत्वपूर्ण नाम फिर से चर्चा में आ गया है, जिसे 4 महीने पहले उल्कापिंड की भांति यूपी की राजनीति में उतारा गया था और उसके जरिए बड़े बदलाव की संभावना जताई गई थी। पूर्व नौकरशाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेहद करीबी माने जाने वाले अरविंद कुमार शर्मा इसी साल जनवरी में अपने रिटायरमेंट से महज कुछ दिन पहले जब इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हुए और देखते ही देखते उन्हें बीजेपी ने विधान परिषद के जरिए सदन में भी भेज दिया, तो राजनीतिक गलियारों में राज्य सरकार में बड़े बदलाव की चर्चा होने लगी। राजनीतिक पर्यवेक्षकों ने ये तक कह दिया कि अरविंद शर्मा मुख्यमंत्री भी हो सकते हैं। हालांकि उनके डिप्टी सीएम या फिर गृह जैसे महत्वपूर्ण विभागों के साथ कैबिनेट मंत्री बनने की चर्चाएं ज्यादा विश्वसनीय तरीके से की गईं। इस काल्पनिक बदलाव की वजह सीधे तौर पर यह बताई गई कि इसका मकसद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रभाव को कम करना या फिर उनकी कथित मनमानीपूर्ण कार्यशैली पर रोक लगाना है। लेकिन 4 महीने बीत जाने के बावजूद अरविंद शर्मा को न तो मंत्रिपरिषद में जगह दी गई और न ही कोई अन्य महत्वपूर्ण जिम्मेदारी। यूपी में बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता नाम न छापने की शर्त पर कहते हैं कि मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कह दिया है कि अरविंद शर्मा को कोई महत्वपूर्ण विभाग तो छोड़िए, कैबिनेट मंत्री भी बनाना मुश्किल है। बतौर राज्य मंत्री से ज्यादा वो उन्हें कुछ भी देने को तैयार नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस कदम को सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अवहेलना और उन्हें चुनौती देने के तौर पर देखा जा रहा है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता कहते हैं कि पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व योगी आदित्यनाथ को ये अक्सर याद दिलाता रहता है कि वो मुख्यमंत्री किसकी वजह से बने हैं, और मौका पाने पर योगी आदित्यनाथ भी ये जताने में कोई कसर नहीं रखते कि नरेंद्र मोदी के बाद बीजेपी में प्रधानमंत्री के विकल्प वे ही हैं। बीजेपी के कई नेता इस बात को भी स्वीकारते हैं कि अक्सर कुछ लोगों द्वारा योगी आदित्यनाथ को मोदी के विकल्प के तौर पर पेश करने या फिर कुछ छिटपुट संगठनों और लोगों की ओर से सोशल मीडिया या अन्य जगहों पर पीएम कैसा हो, योगी जी जैसा हो सरीखे अभियान चलाने के पीछे योगी आदित्यनाथ के करीबियों का भी हाथ रहता है। वरिष्ठ पत्रकार योगेश मिश्र योगी की ताकत के पीछे आरएसएस का समर्थन बताते हैं। उनके मुताबिक यूपी का मुख्यमंत्री खुद को अगले प्रधानमंत्री के तौर पर अक्सर देखने ही लगता है, चाहे वो क्षेत्रीय दलों के नेता हों या फिर बीजेपी के। दूसरे, योगी आदित्यनाथ के साथ संघ है। तमाम विरोधों के बावजूद संघ की वजह से ही वो मुख्यमंत्री बने थे और अभी भी वो संघ की पसंद है। अरविंद शर्मा को पैराशूट की तरह से यहां भेजने के कदम को भी आरएसएस ठीक नहीं मानता। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीजेपी सरकार अपना कार्यकाल अब लगभग पूरा करने वाली है, लेकिन राज्य में सीधे मुख्यमंत्री बदलने की आशंकाएं जितनी आज बलवती दिख रही हैं, उतनी पिछले 4 साल में कभी नहीं दिखी। या यूं कहें कि इससे पहले ऐसी चर्चाएं शुरू होने के साथ ही दम तोड़ देती थी।
चाहे कानून व्यवस्था को लेकर अक्सर सरकार के गिरने का मामला रहा हो या फिर बड़ी संख्या में नाराज बीजेपी विधायकों के विधानसभा में धरने पर बैठने का मामला रहा हो। वरिष्ठ पत्रकार सिद्धार्थ कलहंस कहते हैं कि आरएसएस और बीजेपी संगठन की बैठकों में पिछले 4 साल में ये पहली बार हो रहा है जब कुछ मंत्रियों को अकेले अकेले बुलाकर फीडबैक लिया गया हो। उनके मुताबिक ये मामूली बात नहीं है। मंत्रियों विधायकों की जिस तरह की शिकायतें हैं कि उन्हें कोई महत्व नहीं दिया जाता है, सिर्फ कुछ चुनिंदा अधिकारी ही पूरी सरकार चला रहे हैं, ऐसे में ये तो तय है कि योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली को लेकर संघ में भी बीजेपी के साथ ही मंथन शुरू हो गया है। ये भी सही है कि योगी आदित्यनाथ की ओर से भी अपनी ताकत का एहसास कराया जाता रहता है। अब ये स्थिति है कि बीजेपी योगी को हटा भी नहीं पा रही है और उसके नेतृत्व में अगला चुनाव लड़ने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रही है। रिपोर्ट सुना रहे थे समीरात्मज मिश्र। पाकिस्तान सरकार ने पेशावर में भारतीय अभिनेता दिलीप कुमार और राज कपूर के पैतृक घरों को अपने नियंत्रण में ले लिया है और अब इन्हें उनके वास्तविक रूप में संरक्षित किया जाएगा। हिंदी फिल्मों के इन दोनों जाने माने कलाकारों की पैदाइश पेशावर की इन्हीं हवेलियों में हुई थी। हालांकि अब ये खस्ता हाल हैं। मोहम्मद जुबैर खान की रिपोर्ट सुनिए प्रज्ञा सिंह से। पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा सूबे के पुरातत्व और संग्रहालय विभाग के निदेशक डॉक्टर अब्दुल समद ने बीबीसी को बताया कि इन हवेलियों को अब पुरातत्व विभाग को सुपुर्द कर दिया गया है। अब इसके जीर्णोद्धार का काम शुरू होगा और इसमें पहला कदम इसकी अनुमानित लागत को तय करना है। दिलीप कुमार और राज कपूर के फिलहाल बंद पड़े घरों को संरक्षित कर उनमें संग्रहालय बनाया जाएगा, जहां इन कलाकारों के अलावा एक अन्य प्रमुख बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान से संबंधित वस्तुएं भी संरक्षित की जाएंगी। पुरातत्व विभाग का मानना है कि इससे सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। दिलीप कुमार का घर पेशावर के मशहूर और ऐतिहासिक किस्सा ख्वानी बाजार के मोहल्ला खुदादाद में है। तब का रिहायशी इलाका अब एक बड़े व्यापारिक केंद्र में तब्दील हो गया है। दिलीप कुमार के नाम से मशहूर मोहम्मद यूसुफ खान का जन्म 11 दिसंबर 1922 को इसी घर में हुआ था। दिलीप कुमार साल 1930 में अपने परिवार के साथ बॉम्बे चले गए थे। साल 1988 में जब दिलीप कुमार पाकिस्तान गए थे तो उन्होंने पेशावर का भी दौरा किया था और अपने पुराने घर जाकर उसके दरवाजे को चूमा था और बचपन की यादों को लोगों से साझा किया था। इसी तरह कपूर हवेली पेशावर के दिलगरा इलाके में है। बॉलीवुड को कई सुपरस्टार देने वाले कपूर परिवार की एक पीढ़ी इस हवेली में पैदा हुई थी। ये हवेली साल 1918 से 1922 के बीच बनवाई गई थी। राज कपूर भी इसी हवेली में पैदा हुए थे। विभाजन के बाद उनका परिवार भारत आ गया था। हालांकि दोनों कलाकारों के घरों के बड़े हिस्से ढह गए और उनके वर्तमान मालिकों ने इमारतों को गिराने और प्लाजा बनवाने की कई बार कोशिश की है, लेकिन प्रशासन ने उसे रोक दिया। सरकारी कब्जे में आने के बाद इस इमारत की मूल स्थिति को बहाल किया जाएगा, जिसके बाद यहाँ संग्रहालयों की स्थापना होगी। हिंसा की चपेट में आने से पहले पेशावर संस्कृति और कला का बड़ा केंद्र था। अब हालात बेहतर हुए हैं तो सरकार ने यहाँ की पारंपरिक संस्कृति को पुनर्जीवित करने का अभियान शुरू किया है और 100 साल से अधिक पुरानी इमारतों को संरक्षित किया जा रहा है। पेशावर में ऐतिहासिक महत्व की 1800 इमारतें हैं और उन्हें चिन्हित करने की प्रक्रिया जारी है। रिपोर्ट सुना रही थी प्रज्ञा सिंह। और अब साप्ताहिक अंक दुनिया जहान। दुनिया जहान के प्रोड्यूसर हैं आदर्श राठौड़ और प्रस्तुतकर्ता आप जानते ही हैं। स्वागत है आपका दुनिया जहान में। मेरा नाम है मोहन लाल शर्मा। हर हफ्ते एक सवाल और उसका जवाब तलाशने की कोशिश। बीबीसी पड़ताल दुनिया की। बीते साल के मई महीने का आखिरी दिन अमेरिका के शिकागो शहर में इतना खून खराबा हुआ कि पिछले कई दशकों के रिकॉर्ड टूट गए। उस रोज शहर में कई हत्याएं हो रही थीं। मरने वालों में छात्र, रोजमर्रा के काम में जुटे लोग और एक दूसरे की जान के प्यासे गिरोहों के सदस्य शामिल थे। एक ही दिन में कुल मिलाकर 18 मर्डर हुए। इससे कुछ ही हफ्ते पहले शहर के नए पुलिस प्रमुख ने अपने विभाग को लक्ष्य दिया था कि इस साल 300 से ज्यादा हत्याएं नहीं होनी चाहिए, लेकिन 2020 के आखिर तक पुलिस ने हत्या के 769 केस दर्ज किए, पिछले साल से 55% ज्यादा। शिकागो में मर्डर रेट कितना ज्यादा है, इसे इटली से तुलना करके भी समझा जा सकता है। इटली में पिछले साल 271 हत्याएं हुई थीं,
जबकि उसकी आधी से भी कम आबादी वाले शिकागो में 769 लोगों की हत्याएं हुई। तो इस हफ्ते हम पड़ताल करेंगे कि फाइनेंस, संस्कृति, शिक्षा, उद्योग और कारोबार के अंतर्राष्ट्रीय केंद्र शिकागो शहर में इतनी ज्यादा हत्याएं क्यों होती हैं और पुरजोर कोशिशों के बावजूद इस पर लगाम क्यों नहीं लग पा रही। इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए हमने कुछ विशेषज्ञों से बात की। पार्ट 1, लंबा इतिहास। Chicago is really made up of it's called a city of शिकागो कई अलग अलग तरह की आबादी वाले मोहल्लों से बना शहर है। ये हैं हमारे पहले एक्सपर्ट डेक्स्टर वाइसन। उन्होंने शिकागो में 20 साल तक शोध करके ये जानने की कोशिश की है कि अमेरिका के तीसरे सबसे बड़े शहर में इतने हिंसक अपराध क्यों होते हैं। अभी वो कनाडा की यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में फैकल्टी ऑफ सोशल वर्क में डीन और प्रोफेसर हैं। उनका मानना है कि शहर की इस हालत के लिए यहाँ का इतिहास, वर्तमान और भूगोल जिम्मेदार है। उत्तरी हिस्से में गोरे लोग ज्यादा रहते हैं और दक्षिण हिस्से में आपको काले लोग ज्यादा मिलेंगे। पश्चिमी हिस्से में हिस्पैनिक और काले लोगों की आबादी ज्यादा है। नस्ली आधार पर भी इलाके बटे हुए हैं। इन इलाकों के बीच आर्थिक फर्क भी साफ देखा जा सकता है। हिंसा पूरे शहर में नहीं होती। जो गरीबी वाले इलाके हैं, ज्यादातर हत्याएं वहीं पर होती हैं। शिकागो के पश्चिमी और दक्षिणी इलाकों में गरीबी और अपराध ज्यादा है। जिन इलाकों में काले और कम आय वाले हिस्पैनिक रहते हैं, वहां नस्लीय विभाजन भी ज्यादा है। आपको आर्थिक रूप से कमजोर गोरे लोग तो पूरे शहर में बिखरे मिलेंगे, मगर गरीब काले लोग एक ही इलाके में ज्यादा मिलेंगे, जैसे कि दक्षिणी इलाके में। ऐसा होने के पीछे ऐतिहासिक कारण है। इसकी शुरुआत होती है 20वीं सदी से, जब अमेरिका के दक्षिणी इलाकों में नस्लीय हिंसा और भेदभाव से परेशान होकर लाखों अफ्रीकी अमेरिकी पलायन करके उत्तरी राज्यों और मिडवेस्ट के शिकागो जैसे शहरों में बस गए। फिर 1930 में एक सरकारी नीति में अफ्रीकी अमेरिकियों के इलाकों को ऐसी जगह के तौर पर चिन्हित कर दिया गया जहां से कर्ज चुकाए जाने की संभावना बहुत कम है। यहाँ तक कि संघीय फंड से बने मकानों को लेकर भी शर्त रख दी गई कि यहाँ काले परिवारों को न रखा जाए। काले लोगों की आबादी वाले ये इलाके संसाधनों की कमी के चलते बहुत पिछड़ गए। काले लोगों को कहीं और जाकर बसने नहीं दिया गया, ये मानकर कि ये समस्याएं बढ़ाएंगे। कर्ज देने में भेदभाव और उनके इलाकों को नजरअंदाज करके काले लोगों को एक ही इलाके में सीमित कर दिया गया। कर्ज और घर देने में भेदभाव वाला नियम तो साल 1967 में खत्म कर दिया गया, मगर तब तक गलत नींव पड़ चुकी थी। आज भी काले लोग शिकागो के कुछ हिस्सों में सिमटे हुए हैं। उन्हें कर्ज लेने में दिक्कत होती है, लेकिन इस सब का ज्यादा हत्याओं से क्या संबंध है? Well, again, we know from decades of data that poverty is related to crime. कई दशकों का डेटा बताता है कि गरीबी और बेरोजगारी का अपराध से सीधा रिश्ता है। ऊपर से समस्या ये है कि जो लोग किसी अपराध में पकड़े जाते हैं, उनके परिवार और ज्यादा मुश्किलों में डूब जाते हैं। घर के कमाने वाले सदस्य की जेल जाने के बाद मुश्किलें बढ़ जाती हैं। परिवार बच्चों पर नजर नहीं रख पाते और वो भी अपराध के दलदल में फंस जाते हैं। सवाल ये भी है कि इन हत्याओं में गैंग से जुड़ी हिंसा का कितना योगदान है। Much of it is related to gangs, gang initiation. ज्यादातर हत्याएं गैंग्स के कारण होती हैं। हत्या के मामलों में बच्चे भी कई बार शामिल रहते हैं, क्योंकि इन इलाकों में शिक्षा व्यवस्था सही से काम नहीं कर रही। बच्चों को लगता है कि पढ़कर भी सही कमाई लायक पैसे तो मिल नहीं पाएंगे। फिर कुछ मामले घरेलू हिंसा के भी हैं। कुछ उन लोगों की वजह से भी हैं जो अपने पास बंदूक रखते हैं और आत्मरक्षा में इन्हें इस्तेमाल करते हैं। तो ये काफी पेचीदा मामला है, इसका कोई एक जवाब नहीं है। गरीब और पिछड़े हैं, वहां के विकास पर खर्च बढ़ाया जाना चाहिए। लेकिन क्या बंदूक चलाने वालों की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? किसी को मारने या घायल करने का फैसला गोली चलाने वाला ही तो करता है। Yes, and your decisional capacity. हाँ,
लेकिन ऐसा फैसला आप कैसे और क्यों लेते हैं उसका एक संदर्भ होता है। मान लीजिए आपको राशन की जरूरत है। अगर आपके पास नौकरी, घर और पैसा है तो आप अपनी कार में बैठेंगे और जरूरत का सामान खरीद लाएंगे। लेकिन बात तब अलग हो जाती है जब आपके पास राशन खरीदने के लिए पैसे ना हो और नौकरी भी ना हो, और जो पैसा आपके पास आ रहा हो वो किसी अपराध वाले काम में शामिल होकर आ रहा हो। कोई अपने फैसले के लिए खुद जिम्मेदार होता है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उसने वो फैसला किन हालात में लिया इस पर भी विचार करना होगा। पार्ट 3, हत्या करके बच निकलना। My name is Rafael Mengual. I'm a senior fellow and deputy director of legal policy at the Manhattan Institute. मेरा नाम राफेल ए मैंगवाल है। मैं मैनहट्टन इंस्टीट्यूट में लीगल पॉलिसी में सीनियर फेलो और उपनिदेशक हूँ। शिकागो के बाशिंदों, नेताओं, पुलिस अधिकारियों और विशेषज्ञों सबका मानना है कि यहाँ पर लंबे समय से बेतहाशा हत्याएं हो रही हैं और ये सिलसिला रुकना चाहिए। मगर इन हत्याओं की वजह को लेकर सबकी राय बटी हुई है। हमारे अगले एक्सपर्ट राफेल हत्याओं के लिए आर्थिक सामाजिक कारणों को ज्यादा जिम्मेदार नहीं मानते। I am somewhat skeptical of the relationship between गंभीर हिंसा वाले अपराधों के पीछे सामाजिक आर्थिक कारणों को मैं ज्यादा जिम्मेदार नहीं मानता। ऐसे कुछ सबूत हैं जो बताते हैं कि बेरोजगारी बढ़ने या कुछ इलाकों में निवेश घटने के कारण प्रॉपर्टी से जुड़े अपराध बढ़ सकते हैं, लेकिन इनका रिश्ता हिंसक अपराधों से भी है। इसके समर्थन में ठोस सबूत मौजूद नहीं है। हत्या दर घटाने में नाकाम रहने के लिए शिकागो पुलिस की भारी आलोचना होती है। 2019 में 486 लोगों की हत्याएं हुई, मगर सिर्फ 109 मामलों में गिरफ्तारियां हुई, यानी 22% मामलों में ही। इसके वैसे तो कई कारण हैं, मगर एक बड़ी वजह है लोगों में पुलिस की मदद करने को लेकर हिचक। No, I do think it's a bit of a sort of self-reinforcing cycle and ये काफी परेशान करने वाली बात है। जांच करने वाले अफसरों को अमेरिका के कई शहरों में लोगों के असहयोग का सामना करना पड़ता है। लोगों का पुलिस से भरोसा इसलिए टूटा है क्योंकि उन्हें नहीं लगता कि जिसके खिलाफ वो गवाही देंगे वो ज्यादा समय तक जेल जा पाएगा। लोग इसलिए भी डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि गवाही देने पर पुलिस उन्हें सुरक्षा नहीं दे पाएगी, और सिस्टम भी इस खामी को दूर करने का इच्छुक नहीं दिख रहा। पुलिस क्रूरता के मामलों के कारण भी लोगों में पुलिस विरोधी भावना बढ़ी है। राफेल का कहना है कि पुलिस की क्रूरता के चर्चित मामलों और ब्लैक लाइव्स मैटर्स प्रदर्शनों के कारण पुलिस अधिकारी अपने करियर को बचाने की चाहत में कार्रवाई करने से झिझकने लगे हैं। वो ये भी मानते हैं कि अपराधियों को लंबे समय तक जेल भेजा जाना चाहिए। the longer that person is behind bars rather than out on the street, the fewer opportunities they're going to have. अगर अपराधी लंबे समय तक सलाखों के पीछे रहेगा तो उसे अपराध करने के कम मौके मिलेंगे। हमने देखा है कि जब जेल भेजे जाने की दर बढ़ती है तो अपराध कम होते हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में अपराधी सलाखों के पीछे चले जाते हैं। लेकिन शिकागो में ऐसा कम हो रहा है और इसी कारण हत्याओं का सिलसिला जारी है। पार्ट 4, पूरी तस्वीर। शिकागो काफी बड़ा शहर है। भले ही यहाँ अमेरिका के बाकी शहरों की तुलना में ज्यादा हत्याएं होती हैं, लेकिन मर्डर रेट के मामले में ये देश के कुछ और शहरों से पीछे है। हमारी अगली एक्सपर्ट जेनिफर डोयले टेक्सास A&M यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स की प्रोफेसर हैं और क्राइम, क्रिमिनल बिहेवियर और इसे घटाने के तरीकों की एक्सपर्ट हैं। जेनिफर बताती हैं कि यहाँ के कुछ इलाकों में ही ज्यादा हत्याएं होती हैं और इसकी एक खास वजह है। I think more than most cities, Chicago has a real problem with gang violence. शिकागो में कई शहरों के मुकाबले गैंग वायलेंस ज्यादा है, तो शायद यही वजह है कि बाकी जगहों पर जिन तरीकों से हिंसा घटती है वो यहाँ पर काम नहीं आते। आमतौर पर हिंसक अपराध प्रॉपर्टी को लेकर या दूसरे आर्थिक कारणों से होते हैं। शराब पीने से भी हिंसा होती है, क्योंकि लोग पीने के बाद बेवकूफियां करते हैं। इससे घरेलू हिंसा और हत्याएं तक होती हैं। लेकिन शिकागो में गैंग वायलेंस ज्यादा है, जो एक तरह का संगठित अपराध माना जा सकता है। 2020 में शिकागो ही नहीं, पूरे अमेरिका में अपराध बढ़े। ऐसा क्यों हुआ, इसका पता लगाना मुश्किल है, लेकिन हमारे पिछले एक्सपर्ट राफेल की तरह जेनिफर भी मानती हैं कि न्याय व्यवस्था और पुलिस के व्यवहार में सुधार लाने की जरूरत है।
लेकिन सवाल है कि क्या 2020 में अपराध बढ़ने के लिए कोरोना महामारी भी जिम्मेदार है? I do think that, the social distancing means there are fewer people out. मैं ऐसा नहीं मानती। ऐसा सामने आया है कि महामारी की शुरुआत में अचानक बंदूकों की बिक्री बढ़ गई थी। जिनके पास बंदूकें नहीं थी उन्होंने भी खरीदी। बंदूकें ज्यादा होंगी तो हिंसक मुठभेड़ों की आशंका ज्यादा होगी। अमेरिका में 1990 के दशक की शुरुआत में बहुत हिंसक अपराध होते थे, मगर 90 के दशक के बीच में उनमें रहस्यमय ढंग से गिरावट आई। अभी तक इसका पता लगाने की कोशिश हो रही है कि ये कमी क्यों आई। अभी 2020 में जो उछाल देखने को मिला वो भी 90 के दशक के मुकाबले काफी कम है। अमेरिका में 90 के दशक के बाद क्राइम रेट क्यों गिरा, इसकी वजह साफ नहीं है, लेकिन ये चिंता की बात है। That is a concern that's come out of this mysterious drop. People still don't fully understand why we're in this position. अपराध दर में कमी आने से हम राहत की सांस तो ले सकते हैं, लेकिन इसका कारण मालूम ना होने की वजह से ये डर हमेशा बना रहेगा कि कहीं हम कुछ ऐसा ना कर दें कि मामला उलट जाए। जिस वजह से अपराध घटे हों, उसमें गलती से भी बदलाव किया तो ना चाहते हुए भी हम क्राइम रेट बढ़ा देंगे। शिकागो में इतनी ज्यादा हत्याएं इसलिए होती हैं क्योंकि ये शहर कई सारे पेचीदा मामलों की गिरफ्त से बाहर नहीं निकल पा रहा। ऊपर से समस्या ये है, इन सभी मसलों का निदान किसी एक तरीके से नहीं किया जा सकता। जैसे कि यहां होने वाली हत्याओं के सिलसिले में बहुत कम गिरफ्तारियां होती हैं, इसे बदलना होगा। साथ ही अपराधियों को सजा दिलाने की दर बढ़ाने से भी हालात कुछ बेहतर होंगे। लेकिन फिलहाल कोई पक्के तौर पर नहीं कह सकता कि इस खूबसूरत शहर को हर रोज होने वाले खून खराबे से